थ्योरी और इवोल्यूशन जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? नेचर के द्वारा जो सेलेक्ट किए हुए ऑर्गेनिजम्स हैं बेटर रूप में, वो आगे अपना जनरेशन बढ़ाते हैं, उसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया, जिनका जन्म 1809 में हुआ और मृत्यु 1882 में हुआ। अब डार्विन ने हमें जो थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की और इसके कारण रिवोल्यूशन हुआ। अब सेम पीरियड ऑफ टाइम में हमारा जो हमने क्या पढ़ा था हेरिडिटी, उनके जनक कौन थे? मेंडल। तो मेंडल सर भी सेम ही पीरियड में एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दूसरी जगह। बाय चांस डार्विन और मेंडल सर में कभी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए दोनों की थ्योरीज अलग अलग आई, जबकि दोनों का जो अगर तालमेल बिठा के अगर इन लोगों का थ्योरी का रिजल्ट आता तो हमारा कंक्लूजन बहुत पहले ही मिल जाता कि किस प्रकार से वेरिएशंस के द्वारा इनहेरिटेंस में होता है और वो इवोल्यूशन को या फिर न्यू टाइप के स्पीशीज़ को जन्म देता है। तो डार्विन की थ्योरी के बाद अब हम देखते हैं कि और कुछ सी साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी हमें दी है। अब हम ये देखते हैं कि नेचर किसे सेलेक्ट करेगा। नेचर उसे ही सेलेक्ट करेगा जो फिट है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेचर के द्वारा जो फिट बॉडी है वो जन्म लेते हैं और अगेन वो अपना जीव को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा डार्विन सर ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक में की, जिसमें कि उन्होंने एवोल्यूशन में कैसे नेचुरल सिलेक्शन पार्ट करता है उसके बारे में कहा। अब उनके बाद जेबीएस हेल्दा ने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी सारी स्टडी जो थी वो केमिस्ट्री की तरफ मोड़ दी और कहा कि लाइफ डेवलप्स बाय अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइफ जहाँ भी शुरू होती है वह एक छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर और वो बड़ा सा रूप बनाती है। उसके बाद स्टैनली मिलर एंड हॉर्नेड यूरे 1953 में उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा कि लाइफ अराइजेज अफ्रेश ऑन अर्थ इवन नाउ, मतलब नए नए जीव अर्थ पे अभी भी बन रहे हैं। तो ये जो थ्योरी थी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की थ्योरी, ये दोनों मिला के ही इन्होंने ये लाइन को दिया कि पृथ्वी पे अभी भी नए नए जीवों का विकास हो रहा है। तो नए विकास हो रहे हैं मतलब कि इवोल्यूशन भी हो रहा है और नया जन्म भी हो रहा है। तो जो नए जो जीव बन रहे हैं वो उनका प्रिंसिपल क्या हो गया? हमारे थ्योरी का, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रिंसिपल यही हुआ कि वेरिएशंस होंगे, पहले में वेरिएशंस होंगे, फिर इनहेरिटेंस भी होगा और नेचर के द्वारा या किसी और प्रकार से सिलेक्शन भी किया जाएगा, जो जीव आगे जाएंगे और इन सभी चीज़ों को करने में टाइम भी लगेगा। तो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, इनहेरिटेंस, सिलेक्शन अपॉन टाइम। तो हम एक इवोल्यूशन की थ्योरी में एक एग्जाम्पल लेते हैं जिराफ का। जिराफ तो सभी लोगों ने देखा है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन एक समय था बहुत सालों पहले, 10,000 20,000 साल पहले की बात है कि जिराफ की गर्दन भी उस समय छोटी हुआ करती थी, जब छोटी छोटी झाड़ियों से वो अपना भोजन ग्रहण करता था। लेकिन लाइफ प्रोसेस में ऐसा हुआ कि वहाँ पर के पेड़ पौधे धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तो छोटे झाड़ियाँ पहले समाप्त हो गई और वो बड़े पौधे की तरफ अपना भोजन ग्रहण करने के लिए जाने लगा। उसी प्रक्रिया में, इसी टाइप की प्रक्रिया जैसे होती गई, तो जिराफ का जो गर्दन है वो धीरे धीरे क्रमिक वर्गीकरण में वो क्या हुआ कि वह लंबा होते चला गया। तो अब तो हम जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स जो है उनका वर्टिब्रल कॉलम सभी का सेम होता है। तो क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन की गर्दन और जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर आप आराम से खोज सकते हैं, या फिर मैं बताती हूँ कि आदमी की गर्दन की हड्डी में 7 सर्वाइकल बोन्स जैसे कहते हैं वो 7 होती हैं और जिराफ में भी 7 ही होती है। अब 7 बोलेंगे कि 7 होती है तो इतनी लंबी क्यों है? तो उनकी हड्डियों का साइज़ बड़ा है, ना कि वहाँ पे हड्डियों का नंबर बड़ा है। ये आप आराम से इंटरनेट में या आप किसी बुक में खोज सकते हैं।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास के क्रम में किस प्रकार जिराफ की गर्दन की हड्डियों का साइज लंबा होते चला गया, जिसके कारण उसकी गर्दन जो है वो बड़ी हो गई। तो यहाँ पे अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बीटल्स का। बीटल्स जो है वो कई प्रकार के रंगों में मौजूद थे। पत्तों पे जब वो बीटल्स थे, कुछ ग्रीन कलर के थे और कुछ रेड कलर के थे। रेड कलर्स के बीटल्स क्या है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पक्षियों को। तो एक प्रजाति जो थी कौवे की, वो बीटल्स को, रेड बीटल्स को खाना शुरू कर दी। अब वो खाते खाते क्या हुआ, रेड बीटल्स को उसने बिल्कुल ही खाते गया और वो खत्म होते गया। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आते आते तक क्या हुआ कि रेड वाले जो बीटल्स थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, जिसको कि कौवे की प्रजाति ने पूरा खा लिया। अब इस पत्ते पर जो कैमोफ्लेज की प्रक्रिया के द्वारा जो ग्रीन बीटल्स थे वो कम दिख रहे थे, वो ग्रीन बीटल्स बच गए। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बचे हुए ग्रीन बीटल्स हैं वो जनरेशन अपॉन जनरेशन जब मेटिंग करते गए तो उनकी जो संतति जन्म ली ग्रीन वाले, वही सिर्फ बच गए नेचर में, और वो रेड बीटल्स पूरी तरीके से समाप्त हो गए। इसी प्रोसेस को हम लोग समझ सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर। जो फिट था वही अपनी संतति को आगे ले गया। अब हम बीटल्स के ही दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एक ऐसी प्रजाति जो लाल कलर की है वो है, और उसी में एक वेरिएशन के द्वारा इस जनरेशन में ब्लू कलर के भी एक बीटल बन गया। अब क्या हुआ कि प्राकृतिक कारणों के द्वारा, मतलब किसी जानवर के द्वारा कुचले जाने पे ये इस प्रकार ये लाल वाली पूरी की पूरी जाति नष्ट हो जाती है किसी कारण से। जैसे जानवरों ने, हाथी के पैर ने इसे कुचल दिया और सारे के सारे लाल वाले जो हैं वो खत्म हो गए। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन इसका कैसा बनेगा। अब तो यहाँ पे सिर्फ ब्लू है, तो नेक्स्ट जनरेशन में यही जो है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता जाएगा और क्रमिक तौर पे ये आगे बनाएगा अपनी जनरेशन को। तो हम ये देखते हैं कि रेड बीटल्स जो कि हाथी के पैरों के द्वारा कुचले जा चुके हैं, मर गए, अब वो आगे संतति नहीं उत्पन्न करेंगे। ब्लू वाला जो एक ही बीटल बचा है वह धीरे धीरे अपनी जनरेशन अपॉन जनरेशन जब वो जन्म देते जाएगा तो वो अपनी स्पीशीज को जिंदा रखेगा, बरकरार रखेगा, और नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले ही बीटल्स आएंगे। तो अब हम बीटल्स के तीसरे केस को देखते हैं, जहाँ पे कि ये रेड बीटल्स हैं, इनके पास खाने की पर्याप्त भोजन मौजूद है, जिससे कि खा पी के वो आराम से अच्छे बड़े साइज जो इनका ओरिजिनल है उसमें आ रहे हैं। ऐसा हुआ प्रकृति के द्वारा कि इनको भोजन की कमी हुई, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, इनके भोजन में कमी आई, और जिसके कारण ये अंडर न्यूट्रिशन टाइप छोटे से जीव ही बन पाए। अब इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन उनकी स्पीशीज छोटी हो गई। लेकिन क्या ये इनसे बहुत तरीके से डिफरेंट होगी? नहीं। जब ये इनको पर्याप्त भोजन वाला सिचुएशन फिर से मिलेगा तो दोबारा वो इसी तरीके के बन सकते हैं। तो बीटल्स के इन 3 केसेस को देखकर हम ये समझ पाए कि नेचुरल सिलेक्शन किस प्रकार होता है और किस प्रकार ये एवोल्यूशन के द्वारा नई नई स्पीशीज़ की वैरायटी को बनाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि स्पीशीकरण या प्रजातिकरण कैसे होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पीशिएशन या जाति उद्भव किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, वेरिएशंस, जो अलग अलग विभिन्नताएं हमारे जनरेशन में आई और कैरी फॉरवर्ड हुई उसके कारण। दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है आनुवांशिक बहाव। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कोई भी जेनेटिक मटेरियल कितना और पहुंच रहा है और कब तक पहुंच रहा है, उसके पहुंचने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस पे भी निर्भर करती है। तीसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन या भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव क्या है? जैसा कि शब्द ही बता रहे हैं कि भौगोलिक प्रकृति द्वारा जो है उसका अलग अलग पृथक्करण कर देना, जिसके कारण एक जाति दूसरे जाति से मिल ना पाए, आपस में मेटिंग ना कर पाए, जिसके के कारण जो उनकी स्पीशीज़ हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी।
ये सारे आ गए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के अंतर्गत। तो ये 3 पॉइंट्स जो है हमें जाति उद्भव का ज्ञान कराती हैं। अब जब स्पीशिएशन हुआ तो अब उसके लिए हम एक ग्राफ की चर्चा करते हैं। ये ग्राफ हमने बनाया है टाइम वर्सेस स्पेस का। अब इसमें हमने सबसे पहले लिया एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, जो हमारे एंसेस्टर हैं उससे हमने 2 फॉर्म बना, आगे जनरेशन में जाके 2 फॉर्म बना, लोकल फॉर्म दोनों बने। एक को हमने नाम दिया स्पीशीज ए और दूसरे को नाम दिया स्पीशीज बी। अब मान लो कि बीच में एक नदी की बहाव आ गई। अब ये नदी का बहाव आ गया, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, भौगोलिक है ये। तो अब जब ये स्पीशीज ए और स्पीशीज बी बहुत सारे जनरेशन के बाद जब एक दूसरे से कहीं मिलेंगे और मेटिंग करने की कोशिश करेंगे, एक दोनों के साथ गैमेट्स को फ्यूज कराने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होगा। इन दोनों स्पीशीज जिनका एंसेस्टर एक ही था, लेकिन अब इतने सारे वेरिएशंस के बाद इनके जेनेटिक्स में इतनी चेंजेस आ जाएंगी कि ये दोनों स्पीशीज आपस में मेटिंग नहीं कर पाएंगे, इनमें नो मैटिंग होगी। तो ये कहलाता है हमारा जेनेटिक आइसोलेशन। अब नो मैटिंग के कारण जेनेटिक आइसोलेशन हो गया। दोनों जो जीन्स हैं, दोनों के जीन्स इतने अलग हो गए कि आपस में ये अब कभी नहीं मिल पाएंगे। तो ये अलग स्पीशीज बना लेगा और ये अलग स्पीशीज बना लेगा। इसी को हम जाति उद्भव या प्रजातिकरण कहते हैं। इस चार्ट के द्वारा हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किस प्रकार स्पीशीज में डिफरेंसेस लाता है और यही डिफरेंस स्पीशीज का स्पीशिएशन या नई प्रजाति को जन्म देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इवोल्यूशन में स्पीशीज के नए नए प्रजाति कैसे बनते हैं।